बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही मध्य प्रदेश के सियासी मॉडल की चर्चा बिहार में भी चल पड़ी है। दरअसल मध्य प्रदेश के बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के दिग्गज नेताओं की बिहार चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है। बीजेपी ने बिहार को 5 जोन में बांटकर विधानसभा क्षेत्रों पर माइक्रो मैनेजमेंट शुरू कर दिया है। इनमें से 2 बड़े जोन मिथिला और तिरहुत की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के नेताओं को सौंपी गई है। वहीं कांग्रेस ने भी बिहार चुनाव के लिए अपने मध्य प्रदेश के कई वरिष्ठ और प्रभावशाली चेहरों को एक्टिव कर दिया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि बिहार के मैदान में अब एमपी का अनुभव दिखाई देगा। बिहार में एमपी नेताओं की बड़ी भूमिका। बीजेपी ने मिथिला तिरहुत में एमपी दिग्गज उतारे। प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह व प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा को मिथिला और तिरहुत जोन, करीब 12 जिलों की 58 विधानसभा सीटें और 10 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी। बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल को सारण और चंपारण क्षेत्र, करीब 45 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई। खजुराहो सांसद वीडी शर्मा को पटना और बेगूसराय, खेल मंत्री विश्वास सारंग को सीवान, पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया को गोपालगंज, उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया को गया, खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल को खगड़िया, पूर्व सांसद डॉक्टर केपी यादव को समस्तीपुर भेजा गया। कांग्रेस ने ओबीसी मुस्लिम इलाकों में एमपी के चेहरों को जिम्मेदारी दी। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, अरुण यादव, सचिन यादव को जिम्मेदारी। कमलेश्वर पटेल, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, ओमकार मरकाम, आरिफ मसूद को प्रचार और ग्राउंड स्ट्रेटेजी में किया गया शामिल। कुणाल चौधरी को स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य की जिम्मेदारी। जातीय समीकरणों पर दोनों दलों की पैनी नजर। मॉडल ऑफ एमपी बनाम मॉडल ऑफ गठबंधन। 6 और 11 नवंबर को मतदान, 14 को नतीजे। मध्य प्रदेश का सौभाग्य रहा है कि इस देश में जब भी किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेतागण उसमें अहम भूमिका निभाते हैं। बिहार चुनाव में भी हमारे प्रदेश प्रभारी, प्रदेश संगठन महामंत्री और हमारे अनेकों वरिष्ठ नेताओं को वहाँ पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। माननीय अजय जामवाल जी भी वहीं पर हैं। ये सब सुनिश्चित करेंगे कि बिहार में राष्ट्रवाद और जो सुशासन है वो निरंतर चलता रहे और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से विजयी हो। आपको ये मालूम है कि बिहार में जो है फाइनल आ गई है मतदाता सूची। 16,56,000 मतदाताओं ने अप्लाई किया अपना नाम जुड़वाने के लिए, नए मतदाताओं ने, और 21,53,000 मतदाता जुड़ गए। तो ये 4 लाख मतदाता कहाँ से आए? तो उसके बाद तो जो है फेयर और फ्री चुनाव की बात होगी। किसी मॉडल से लड़ लो चुनाव। अगर इस तरीके से चुनाव होना है तो परिणाम सबको पता है। बहरहाल बिहार का ये चुनाव अब सिर्फ स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं है। ये मॉडल बनाम मॉडल की जंग बन गया है, जहां बीजेपी बिहार में मध्य प्रदेश की चुनावी सफलता दोहराना चाहती है, वहीं कांग्रेस भी एमपी के जमीनी नेताओं के जरिए संगठन में नई जान फूंकने की तैयारी में है। ऐसे में अब देखना ये है कि बिहार की राजनीति में मध्य प्रदेश के नेताओं की ड्यूटी कितनी कारगर साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा करेंगे बिहार में जीत हार की। दरअसल आज बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और 2 फेज़ में वहां चुनाव होंगे। पहला फेज़ जो है 6 नवंबर को होगा, सेकंड 11 नवंबर को, और 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। तो बहुत संक्षिप्त सा चुनाव है और ये इस बात पे भी मोहर लगाता है कि चुनाव आयोग ने अच्छी खासी एक्सरसाइज की है, तभी चुनाव के चरण लगातार कम हो गए। नहीं तो एक समय यह था कि बिहार में 6-6, 7-7 चरणों में चुनाव होते थे। अब सीधे 2 चरणों में चुनाव है। हालांकि मांग केवल एक ही चरणों की जा रही थी, लेकिन फिर भी 2 चरणों में ठीक है चुनाव हो रहे हैं और बहुत जल्द नॉमिनेशन भी फाइल होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एक समय यह था कि जब बिहार में चुनाव हो या बंगाल में चुनाव हो या दूसरे स्टेट में चुनाव हो तो उसका कोई ज़्यादा मध्य प्रदेश से या दूसरे राज्यों पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता था, ज़्यादा कोई हलचल नहीं होती थी। लेकिन चूंकि आजकल
सोशल मीडिया का ज़माना है, नेट इंटरनेट का ज़माना है, तुरंत चीज़ें सर्कुलेट होती हैं। तो चुनाव कहीं भी हो, पूरा का पूरा अमला हर स्टेट का तैनात रहता है। और इसी वजह से बिहार में भले चुनाव हुए, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस की अपनी अपनी तैयारी है। और बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने बड़े नेताओं को, अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज नेताओं को, प्रभावशाली नेताओं को बिहार चुनाव में लगा दिया है। इसमें कुछ कास्ट समीकरण को साधा गया है, कौन किस क्षेत्र में जाकर मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है, उस आधार पर ड्यूटी लगाई गई है। वरिष्ठता क्रम के आधार पर ड्यूटी लगाई गई है। और मध्य प्रदेश के मॉडल को, जैसा कि बीजेपी कह रही है कि मध्य प्रदेश का जो एक मॉडल है, जो एक आदर्श चुनाव का मॉडल माना जाता है, उसको बिहार में अप्लाई करने की बात की जा रही है। मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का संगठन बड़ा सुदृढ़ माना जाता है, तो उसको वहाँ उसकी सेवाएं लेने की बात की जा रही है। वहीं कांग्रेस भी पूरी ताकत झोंक रही है, और कांग्रेस ने अपने बड़े नेता, चाहे वो जीतू पटवारी हों, चाहे उमंग सिंगार हों, चाहे यादव बंधु हों, अरुण यादव, सचिन यादव, कमलेश्वर पटेल, और भी बहुत सारे नेताओं को अपने अपने स्तर पर जिम्मेदारी सौंपी है। तो चुनाव में बिहार में जो चुनाव का बिगुल बजा है और उसकी ध्वनि मध्य प्रदेश तक सुनाई दे रही है। चर्चा आज इसी बात पर करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नजर। बिहार चुनाव में एमपी मॉडल के क्या हैं मायने? क्या एमपी के नेता बनेंगे बिहार में सत्ता की चाबी? क्या बाहरी नेताओं को ड्यूटी स्थानीय समीकरणों पर असर डालेगी? बिहार चुनाव का एमपी की सियासत पर कितना होगा असर? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स, और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं। मेरे साथ बीजेपी के पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया जी जुड़े हैं। घनश्याम जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता अमित तावरे जी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सक्सेना जी हमारे साथ हैं। प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत घनश्याम जी आपसे। बड़ा हो हल्ला है साहब मध्य प्रदेश के संगठन का, मध्य प्रदेश के मॉडल का। अब वो बिहार की परिस्थितियां कुछ अलग हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की अलग है। फिर भी आपके बहुत सारे नेता वहां जा रहे हैं, तो क्या मानते हैं आप इसको कि मध्य प्रदेश के नेता वहां कुछ असर डाल पाएंगे? योगेश जी, हम सब विभिन्न पार्टी की कार्यकर्ता रहते हैं। अब कांग्रेस का पता नहीं है, लेकिन एक कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी जब भी जैसी भी आवश्यकता पड़ती है, कार्यकर्ता होने के नाते उन सब कार्यकर्ताओं का उपयोग करती है। उपयोग करना भी चाहिए। हम सब जिस ध्येय को लेकर के, जिस उद्देश्य को लेकर के राजनीतिक जीवन में हम सब सक्रिय हैं, उन उद्देश्यों को हम सब पूरा करें। और जो हम हमेशा कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को विकसित भारत के रूप में निरूपित करना चाहते हैं, तो वो उसमें प्रांतों का भी योगदान हो। इस हेतु पूरे प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बने, हमारे गठबंधन की सरकार बने, ये ध्येय उद्देश्य हम सब लोगों का रहता है। और इसलिए आज से नहीं, ये परंपरा तो कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं का उपयोग करती है। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त है कि मेरी भी ड्यूटी जमुई करके एक जिला केंद्र है बिहार में। मैं भी वहां अभी गया था, 10 दिन के लिए मुझे भी भेजा था। अच्छा। और जैसा आदेश पार्टी करेगी मैं भी वहां पहुंचूंगा। मैंने भी वहां देखा कि जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकारें थी वहां पर और वर्तमान की सरकार है, हम छोटी छोटी बैठकों में वहां पर गए, खासतौर पर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के बीच में। मैंने देखा लोग बड़े भारी वहां प्रसन्न है, और जिस प्रकार के पूर्ववर्ती सरकारों का जो लोगों ने देखा है, उससे जब तुलना करते हैं तो सड़क, पानी, बिजली, अन्य अन्य प्रकार की सुविधाएं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में जो हमने वास्तव में अंतिम छोर के व्यक्तियों के कल्याण के लिए जो खाका खींचा है, वो योजनाओं का लाभ होना कहीं ना कहीं इस बात को द्योतक इस बात को इंगित करती है कि जनता जनार्दन है, जानती है, और अच्छे और बुरे की पहचान भी उनको आती है। और इसलिए कैसी सरकारें पहले बिहार में रहीं और वर्तमान में कैसी सरकार है, ये आकलन वो कर रही है। हमें पूर्ण विश्वास है कि पुनः वहां पर कमल खिलेगा और हमको पुनः सेवा करने का अवसर वहां मिलेगा। तमाम सारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी वहां देती है। मैंने भी कहा कि मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे भी वहां पर जाने का अवसर। एक सवाल और बता दीजिए कि आप चूंकि वहां गए और आप रहे वहां भी, आपने जैसा बताया, कैसा माहौल है आपकी पार्टी का वहां?
देखिए, मैं पहले भी गया था, जब मैं विधायक था तब भी गया था मैं जी। 18 के लगभग चुनाव जब हुए थे, शायद 13 से 18 के बीच में, तब भी मुझे जाने का अवसर मिला था। तब हमारे आदरणीय केंद्रीय कृषि मंत्री मनोज जी जो समय थे वहां मेरी ड्यूटी लगाई, तब भी मैं गया था, अभी भी मैं गया। जी जी। लेकिन वास्तव में पहले जब मैं गया था तब वहां जो हमने सड़कें देखी थी और वर्तमान में जो सरकार है उसके माध्यम में जो विकास के काम हुए हैं, मैंने वहां बैठकों में जो पूछा, हमारी मातृशक्ति थी, हमारी जो है, उन्होंने कहा नहीं साहब, हमको जो है आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है, हमको प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से मकान मिले हैं। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं ये बदलाव उनके अंदर आया है जी। और मैंने इशारे में भी कहा कि पहले की सरकारों का कैसा भाव था, कैसे उनकी सरकारें चलती थी, ये भी जनता अच्छे से जानती है। ठीक है, एक रिएक्शन में ले लेता हूं अमित जी। अमित जी, आपको क्या लगता है, आपके नेताओं की भी वहाँ जिम्मेदारी लगाई गई है, और ये देखिए भले ही चुनाव बिहार का हो और मध्य प्रदेश का हो, लेकिन अब चूंकि ये एक ऐसा फील्ड हो गया है कि बिहार के नेताओं की मध्य प्रदेश में आवाजाही, मध्य प्रदेश के नेताओं की बिहार में आवाजाही मतलब एक फ्रिक्वेंटली होती है, और सबको एक दूसरे के रीति रिवाज परंपरा सब पता है। मतलब कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत क्षेत्र का, संस्कृति का, भाषा का, बोली का ही असर पड़ता है। लेकिन आपको कैसा वहाँ देखते हैं, और कौन कौन से लीडर्स आपके वहाँ जा रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ से भी पूरी की पूरी टीम जो है वो यूथ कांग्रेस की, मेन कांग्रेस की, जैसा आपने देखा जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी के लगातार दौरे वहाँ पे चल रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के जब नेता बिहार जाएंगे तो उनसे ये तो पूछा जाएगा कि आपके यहाँ भैया कौन सा ऐसा मॉडल है जो कफ सिरप पी के 15-15 बच्चे जो है वो तड़प कर इस दुनिया से चले गए। ऐसा कौन सा मॉडल था? 20 साल वहाँ भी आपकी सरकार रही, लगभग नीतीश कुमार जी के साथ भी आप इतने समय रहे, और आज भी मध्य प्रदेश में ऐसी स्वास्थ्य की दुर्दशा है कि जो बाकी बच्चे हैं वो मध्य प्रदेश में सरकार उनका इलाज नहीं करा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में उनकी भरोसा नहीं है सरकार को। आज वो नागपुर में बच्चे अपने जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। तो चाहे पिरोनिया जी हों या और कोई से भी जी हों, मुझे लगता है कि बिहार की जो हमारी जनता है वो वोट यदि देगी तो वो देगी बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार, ये उसके मुख्य मुद्दे होंगे। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ या और किसी की भी बात कर रहा हूँ, मैं जाऊँ वहाँ बिहार, सबको मालूम है कि भाई ये 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन के लिए आए हैं, इनके ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है। पिरोनिया जी जाएंगे तो ये क्या वादे वहाँ पे कर पे आएंगे जब ये मध्य प्रदेश में ही अपने वादे पूरे नहीं कर पे आ रहे हैं। पिरोनिया साहब यदि 2018 में गए थे तो वो कौन सी पार्टी की तरफ से वहाँ पर गए थे, ये भी मैं जानना चाहूँगा। और दूसरी बात यह है कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी वहाँ से निकलते हैं। तो इस बार का जो मुख्य मुद्दा है बिहार का, बेरोजगारी, पलायन, अपराध, स्वास्थ्य सेवाएं, और सबसे बड़ी बात कि चुनाव की पारदर्शिता। आप कल्पना करिए कि 16 लाख लोगों ने अप्लाई करा कि हमारे नाम आप जोड़ दीजिए, चुनाव आयोग ने 21 लाख की लिस्ट दे दी। ये कलाकारी और अदाकारी की जो राजनीति है, हमारे घनश्याम पिरोनिया जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, कैसे समझाएंगे वहां जाके कि ये 4-5 लाख वोट कैसे जुड़ गए भैया। और जब सब पूछ रहे हैं, वहाँ विपक्ष पूछ रहा है, स्वयंसेवी संस्थाएं पूछ रही हैं, वहाँ का युवा पूछ रहा है, जो जब नौकरी मांगता है तो नीतीश बाबू और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाठियां उनको देती है। वहाँ के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ये बता नहीं पा रहे हैं कि उनके 3-3 नाम कैसे हैं। ठीक, वहाँ की जनता पूछ रही है कि सम्राट चौधरी जी 10वीं कब पास करी थी, सन तो बता दो। लोग चिल्ला चिल्ला के पूछ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री नहीं बता पा रहे हैं। अच्छा अमित जी, वहाँ के एक और मंत्री हैं मिस्टर राय, वो ये नहीं बता पा रहे हैं 200 करोड़ रुपया कहाँ से आया आपके पास, बेटी के नाम तमाम आपके प्लॉट कैसे आए, जमीनें कैसे आई, वो नहीं बता पा रहे हो आप। और एक ऐसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आज जो नीतीश कुमार जी पहले हुआ करते थे, आज पूरी तरीके से मैं स्वीकार करता हूं और बोलना चाहता हूं कि आज पूरी तरीके से वो एक अक्षम और नकारा मुख्यमंत्री। अब जवाब ले लेते हैं जरा घनश्याम जी,
जी घनश्याम जी, आप फिंगर रेज कर रहे हैं, आप जी बोलिए। बीच में निवेदन कर रहा हूं, इनकी बात कट जाएगी। इन्होंने कहा कि पुरोनिया जी पहले किस पार्टी से गए थे, अब किस पार्टी से गए हैं। आप निश्चिंत रहो, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैंने और सिर्फ ये पूछा 2018 में किस पार्टी से गए थे। बाल्यकाल से संघ का योगीराज जी 2018 से कौन सी पार्टी से गए थे, बस ये पूछना चाह रहा हूँ। आप मेरे डिबेट में संरक्षक हैं, तो आप बस ये पूछ के बताइए। बता दीजिए घनश्याम जी, बता दीजिए, पूछना 2018 में कौन सी पार्टी से ही गया था। आज भी भारतीय जनता पार्टी जा रहा हूँ। जवाब नहीं है क्या? 2018 में आप किस पार्टी से गए थे? अरे मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ 2018 में। ठीक है, अब मैं प्रकाश जी को इन कर लेता हूँ। कार्यकर्ता हूँ तावरे जी। सर 2018 की बात कर रहा हूँ मैं। सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का भी विधायक था। आप किसी और के बारे में सोच रहे होंगे। नहीं, मैं अपनी जानकारी दुरुस्त करना चाहता हूँ। ठीक, अब आपको जवाब मिल गया। एक प्रकाश जी को इन कर लेते हैं जरा। ठीक है घनश्याम जी, एक मिनट योगेश जी, एक मिनट बस, मैं 1 मिनट खत्म कर दूंगा। हम लोग वहां पर वादे करने नहीं जाते हैं, हम लोग वहां के कार्यकर्ताओं का सहयोग करने जाते हैं। कांग्रेस के लोग लफाजी या वायदे करके आते होंगे, भारतीय जनता पार्टी तो जो काम चल रहा है कार्यकर्ता होने के नाते उसमें सहयोग करने जाते हैं। दूसरा, आपने कहा कि नकारा है, इस प्रकार के, ये भाव आपका हो सकता है। जनता जनार्दन आदरणीय नीतीश कुमार जी को और भारतीय जनता पार्टी के बारे में बहुत अच्छा मन रखती है, और मन रखने के कारण आगामी समय में उनको आशीर्वाद मिलने वाला है। ये मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर रहा हूं, और आप निश्चिंत रहें, भारतीय जनता पार्टी वहां पर शिद्दत के साथ में सहयोग करने के लिए मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता वहां खड़े रहेंगे और जिता करके वहां से लोगों ठीक है। वैसे ये उद्देश्य भी यही होता है कि यहाँ के वहाँ कार्यकर्ता जाएं या नेता जाएं तो वहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल और असिस्ट करने के लिए जाते हैं। ये बात सही है, क्योंकि आप जाके वहाँ कोई आप वादा करोगे तो लोग क्यों आप पे भरोसा करेंगे। ये तो पार्टी की पॉलिसीज पर मतदाता भरोसा करता है। खैर, मैं प्रकाश जी को इन करना चाहता हूँ। प्रकाश जी, बड़ा बेसब्री से इंतजार था बिहार के चुनाव का, तो एक तो आप इस पे कमेंट करना, दूसरा ये प्रश्न मैं अमित जी से पूछना चाह रहा था, लेकिन आप भी उसका जवाब देना, क्योंकि ये कॉमन सवाल है। अमित जी ने एक सवाल उठाया था कि बिहार ऐसा प्रदेश है जहाँ सबसे ज़्यादा प्रशासनिक क्षेत्रों में अफसर आते हैं। अब ये भी बड़े कमाल की बात है कि आप इस बात पर गर्व करते हैं कि हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा IAS IPS हम देते हैं, और उसी बिहार की दुर्गति हो रही, तो ऐसे IAS IPS देने का क्या फायदा। सही बात है। तो हम बिहार की स्थिति में, काफी चर्चित है इस बार बिहार का चुनाव, क्योंकि हरियाणा महाराष्ट्र में जो आरोप लगे उसको एक बहाना, उसके आड़ में SIR वहां पर लागू रही, जो अपने आप में बहुत ज्यादा चर्चित रही और बहुत विवादों में रही, और उसके सारे जवाब अभी तक आए नहीं हैं। और अब क्या है कि कूटनीतिक जो खेल है पूरा बीजेपी के अपने हाथ में, क्योंकि वो केंद्र में भी सत्ता में है और वहां प्रदेश में भी है। तो आप देखें SIR का भी पूरा जवाब नहीं आया, लेकिन जो चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ जो नीतियां बनाई हैं वो ऐसे लग रहा है कि बहुत पारदर्शी तरीके से चुनाव होंगे और बहुत सख्त चुनाव होंगे और किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। पर जो SIR में होना था वो हो चुका, उसको जिस तरह से जल्दीबाजी मिला है उसका पूरा समाधान हुआ नहीं। अब यहां पर पूरा समाधान आप दे देंगे। उससे पहले जो मध्य प्रदेश का जो मॉडल अपनाया गया, जो लाडली बहना वाला था, वो वहां पर महिला रोजगार योजना में आपने पहले ही डिलीवर कर दिया। अब विपक्ष के पास डिलीवरी पहले तो कर ही नहीं सकता वो, तो यहां वो रेस में पीछे ही है इस मामले में। तो ये उसके पास एक प्लस पॉइंट है जो सत्ता पक्ष में है। अब उसकी नैतिकता अनैतिकता एक विवाद का विषय हो सकती है। और जो एक गरीब प्रदेश माना जाता है, जहां बेरोजगारी है, गरीबी है, वहां की महिलाएं 10,000 रुपए एक मुश्त, यहां आपको हर महीने देना था लाडली बहना, वहां एक मुश्त जो 10,000 आएंगे उसका आ गए। मैं वही कह रहा हूं कि यहाँ डिलीवर हो गए हैं, तो उसका एक तरफा प्रभाव पड़ेगा। तो हम इसको इक्वल लेवल नहीं कह सकते, पर है जो होना था वो हो चुका है। ठीक है। अब चुनाव के बाद भी यही मुद्दे बनेंगे, क्योंकि सारे जो बागडोर है वो पूरी बीजेपी के पास है। संगठन में मजबूत है, आर्थिक स्थिति में मजबूत है, जो गेम उसे खेलना था वो खेल चुकी है। अब उसके पीछे पीछे विपक्ष चलेगा, देखना वो कितनी सफल हो पाता रणनीति। ठीक बात है।
मैं घनश्याम जी आपकी तरफ आ रहा हूँ, लेकिन एक बात में, ये प्रकाश जी चूंकि आपने इस मुद्दे को उठाया, 10,000 चूंकि महिलाओं को वहाँ की बिहार की सरकार ने डिलीवर कर दिया। राजस्थान में जब चुनाव हुआ था तो अशोक गहलोत जी ने भी कहा था और प्रियंका गांधी के मुंह से कहलवाया था कि हम आए तो 10,000 रुपये हम देंगे, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। आए तो, हाँ आए तो था ना। तो अभी भी यही स्थिति है वहाँ। यहाँ तो डिलीवर हो चुके हैं ना। हाँ, तो अभी जैसे आपने कहा था ना कि अब मान लो विपक्ष ये कहता है, आरजेडी या कांग्रेस ये वादा करते हैं कि हम भी ऐसा करेंगे, तो क्या लोग उस पर भरोसा करेंगे? नगद सत्यम जगत मिथ्या, जो नगद आ गए वो सत्य। ठीक बात। चलिए घनश्याम जी, अब देखिए, एक तो ये चूंकि मध्य प्रदेश के मॉडल की जो बार बार चर्चा होती है, उसका महत्वपूर्ण पहलू तो यही है कि मध्य प्रदेश में जो लाडली बहना की शुरुआत हुई थी, आज पूरे देश में वो कहीं ना कहीं उसको अलग अलग फॉर्म में अप्लाई की जा रही है, और बिहार ने थोड़ा सा उसमें और इंक्रीज कर दिया, और वो उन्होंने थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा इंडस्ट्री की तरफ उनका रुख करने का इरादा है कि आप कोई बिजनेस शुरू कर लें, इसके बाद फिर हम और भी दे देंगे, ये भी मतलब उसमें संभावना है अभी और भी। तो ऐसी कुछ और योजना, एक तो ये सवाल मेरा आपसे है कि वहाँ वास्तव में ये जो डिलीवर किया उसका कितना असर, क्योंकि आप चूंकि वहाँ रह के आए अभी, तो उस योजना का नीतीश कुमार के जिसको माना जा रहा है कि ये मास्टर स्ट्रोक है, इसका कितना असर पड़ रहा है, और जो आरजेडी और जो कांग्रेस जिस तरीके के जो आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो SIR का मसला हो, वोट का मसला हो, इन सबको लेकर भी आपको क्या वहाँ रिएक्शंस मिले, ये भी आप जरूर बताएं। योगेश जी, देखिए, ये आदरणीय सक्सेना जी ने सही कहा कि पहले ही कहना चाहिए झटके में भारतीय जनता पार्टी या हमारी सरकार वहाँ की जो है, उन्होंने बहुत अच्छा एक काम जो किया है, जो आज वास्तव में मध्य प्रदेश की जो योजना प्रारंभ हुई लाडली बहना की, कहीं ना कहीं उसका लाभ ये आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिलेगा। और दूसरा, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस हो या गठबंधन कांग्रेस के साथ में हो, आप देखिए वहां सबने देखा है, मैं भी वहां गया तो सुनाई दिया कि भाई जब उन लोगों की सरकार थी तो कैसे हम जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं उसी प्लेटफॉर्म पर रेल आएगी, ये भाव, ये जनता जनार्दन ने वहां सब भाव देखे हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों की बड़ी आशा भरी निगाह है। जो 5 साल की सरकार अभी चली है, इस प्रकार का हमने लोगों का कल्याण किया है, और लोगों का कल्याण केवल चुनाव आ रहे हैं इसलिए नहीं, वास्तव में हमारा जो संकल्प है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के माध्यम से कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति का कल्याण हम कैसे करें, उस हेतु जो हो सकता है वो सारे के सारे काम वहाँ चल रहे हैं। मैं बैठक में, जैसे आपने कहा, बैठक में मैं गया था, और वहां पर जो एक 4 लाइन निकल रही है कुछ लोगों के वहां से मकानों का, आप देखेंगे उनको पूरा का पूरा मुआवजा देने का काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि गड़बड़ी हो रही हो, ठीक है, मुआवजा देकर के उनको वहां पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आवास भी मिल जाए, इस प्रकार का लाभ वहां के शासन प्रशासन के माध्यम से बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं अमित जी को थोड़ा सा इनकर लेता हूँ, एक मिनट घनश्याम जी। अमित जी, ये जो चूंकि अभी आपके राहुल गांधी तो बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने वहाँ यात्रा निकाली, वोट में जो गड़बड़ियों को जो लेकर आपने बड़े जोर शोर से वहाँ उठाया, तो एक तो क्या वास्तव में ये वहाँ मुद्दा है या वहाँ वास्तव में इसका कुछ असर हो रहा है? खबरें ये भी आई कि जो वहाँ का मुख्य जो आपके वो सहयोगी हैं आरजेडी, वो इस मुद्दे से किनारा करते नजर आए। देखिए, आपका भाव हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का भाव हो सकता है, लेकिन देश की जनता ने और मैंने जो देखा है, हर यात्रा में, हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले तेजस्वी यादव जी साथ थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो या रोड पे संघर्ष की बात हो। दूसरा, इस पे 2 बातें जो बड़ी छूट रही हैं, उसके बिना ये बहस जो है वो मुझे नहीं लगता सार्थक होगी। 16 लाख से 21 लाख कैसे हो गए, इसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। ये कौन सा गणित है, ये समझ नहीं आ पा रहा। दूसरी बात, इनकी कथनी और करनी में किस तरह से अंतर है। पिरोनिया साहब तो हमारे वरिष्ठ हैं। मध्य प्रदेश में 3,000 रुपये देने को आपको नहीं है, क्योंकि आपके चुनाव यहाँ हो चुके हैं, लेकिन मोदी जी वहाँ पे बिहार में 10,000 रुपये दे रहे हैं, क्योंकि हालत तो वहाँ पतली है, बहुत ज्यादा मंत्रियों को खदेड़ा जा रहा है। वहाँ का युवा बहुत, आप फिर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वास्तव में यही भ्रम फैलाने का काम करती है। हमने कहा है 3,000 रुपए हम देंगे, उससे मुकर नहीं रहे। मानिए आप हमारे संरक्षक हैं, मेरा समय, ठीक है अमित जी तो कैसे, ठीक है घनश्याम जी, एक मिनट घनश्याम जी, अमित जी को बोल लेने दीजिए क्योंकि समय बहुत कम बचा है।
जी अमित जी, सरकार ठीक है घनश्याम जी, आपकी बात आ गई। एक मिनट जरा अमित जी का कमेंट ले लूं। तो आरक्षण खत्म कर देंगे। घनश्याम जी थोड़ा शांत हो जाइए जरा, अमित जी का भी एक कमेंट ले लेते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। जी अमित जी। घनश्याम जी, आप भी ग्वालियर चंबल के हो और मैं भी हूँ, मैं चिल्लाऊंगा, आप मेरे बुजुर्ग हो, आपकी आवाज दब जाएगी, तो मेरा समय है, मुझे बोलने दीजिए। नहीं आप बोलिए। दूसरी बात यह है, ये वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, या इनसे पूछिए ना। ठीक है, आप यदि जल्दी, देश की सभी महिलाओं के लिए बराबर ये चाहते, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में आपने वादा करा था, यहां 10,000 रुपए देना चाहिए थे आपको। मोदी जी के पास तो असीम अधिकार है, प्रधानमंत्री हैं वो, 10,000 क्या वो 1 लाख रुपए दे सकते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ 3,000 नहीं दे रहे हो, और बिहार जाके आप 10,000 रुपए दे रहे हो। नहीं, बिहार की स्कीम थोड़ी अलग है, यहाँ की स्कीम थोड़ी है। नहीं, ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। नरेंद्र मोदी जी तो वही है ना, भारतीय जनता पार्टी तो वही है, डिप्टी सीएम तो वहां बिहार में भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये घोषणा तो नरेंद्र मोदी जी ने करी ना बिहार में। ये बड़े बड़े ट्वीट जो 10,000 के करे थे, वहां पे जो फ्लैक्स लग रहे हैं पूरे बिहार में, नरेंद्र मोदी जी की फोटो लग रही है। ये बता रहा हूं, यदि मोहन यादव जी मांग करते कि नरेंद्र मोदी जी आप मध्य प्रदेश की हमारी महिलाओं को भी 10,000 करिए, ये पूरे देश में एक मैसेज जाता कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी। बस समय बहुत कम था, बोलना मैं भी चाह रहा था और बोलना प्रकाश जी भी चाह रहा है, लेकिन फिलहाल वक्त की बंदिश है, इस वार्ता को यही विराम देना पड़ेगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।